नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि कथानक की विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें कि पहले भाग में अमृतसर शहर का दृश्य है। वहाँ के जो गाड़ीवान हैं वो कितनी विनम्रता से बोलते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। ध्यातव्य है कि किसी भी शहर में या किसी भी जगह जो गाड़ी इक्के वाले होते हैं, अन्य नागरिकों की अपेक्षा उनकी बोली कुछ कठोर होती है। तो यहाँ जब अमृतसर शहर के इक्के वालों की बोली इतनी विनम्र और इतनी मधुर है, तो अन्य नागरिकों की क्या बात होगी। तो इस तरह से गुलेरी जी ने अमृतसर शहर के बोली और वहाँ की तहजीब तमीज़ को यहाँ पर दिखाया है कि जो इक्के वाले हैं वो भी बहुत पतली पतली संकरी गलियाँ हैं, जिसमें कहीं पर बत्तखें मुर्गियाँ वहाँ पर हैं, चर रही हैं रास्ते में ही, कहीं बच्चे खेल रहे हैं। वो सारी चीज़ों के बीच में से वो रास्ता बनाकर जा रहे हैं, तभी भी वो किस तरह से टोकते हैं, बड़े प्यार से, हटना साहब जी, बड़े आदर से वो लोग हटने को बोलते हैं। और जहाँ इसमें लेखक ये भी कहते हैं कि अन्य बड़े शहरों में ऐसी ही स्थिति में वो इक्के वाले क्या करते हैं, उनको गाली दे करके, कभी घोड़े को गाली देना, कभी मुसाफिरों को गाली देना, रास्ते में आने वाले, इस तरह की ज़बान का प्रयोग वो लोग करते हैं अन्य बड़े शहरों के। यानी अमृतसर उस समय 1915 की लिखी हुई कहानी है, तो अमृतसर उस समय छोटे शहरों में गिना जाता था। इसीलिए लेखक ने लिखा है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ीवानों की ज़बानों के कोड़े, यानी उनकी ज़बानें एक कोड़े की तरह मार करती हैं। और अमृतसर के जो कि मुकाबले में छोटा शहर है उस समय में, वहाँ के जो इक्के वालों की बोली है वो बहुत ही मधुर है और काम भी हो जाता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता है। इस तरह से उनकी मधुर वाणी का यहाँ पर वर्णन है। यहीं पर हमारी कहानी शुरू होती है। जो 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की वो लड़की, जो सूबेदारनी, आगे चल के सूबेदारनी, इसका नाम इसमें नहीं दिया गया है तो हम उसको बालिका ही कहेंगे या सूबेदारनी कहेंगे, वो दोनों मिलते हैं दुकान पर चौक की। और यहाँ पर ही अब उनका परिचय होता है आपस में। अपने घरों का वो पता देते हैं कि मेरा मांझे में घर है, लहना सिंह बताता है, और लड़की बताती है कि मेरा मगरे में घर है। और अमृतसर दोनों में से किसी का भी घर नहीं है। ये वो भी अपने मामा के यहाँ आया हुआ है कुछ दिनों के लिए, और लड़की भी अपने मामा के यहाँ ही कुछ दिनों के लिए आई है। उनकी वेशभूषा से पता चलता है कि दोनों सिख हैं। यहाँ पर लेखक का अभिप्राय समझिए कि दोनों अमृतसर के रहने वाले नहीं हैं, यानी दोनों में कोई आपसी रिश्ता किसी तरह का, भाई बहन या बुआ चाचा या कोई भी किसी तरह का रिश्ता होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने मामा के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए हैं। 1915 का समय है और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से घटनाओं को हमें देखना है। हालांकि ये कहानी अपने समय से काफ़ी आगे की बातें कहती है। इसी तरह मिलते मिलते बार बार वो लड़का उसको पूछकर चिढ़ाता है, छेड़ता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और वो धत कहकर भाग जाती है। दोनों बच्चे हैं, ये बाल रूप का प्रेम है जो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रेम है, एक तरह का लगाव है। लेकिन इतना गहरा, वही 2-3 मुलाकातों में वो लगाव इतना गहरा हो चुका है कि वो लड़का जो है लहना सिंह, वो बड़ा भी है उम्र में, वो स्वयं को उस बालिका का, लड़की का रखवाला समझता है और उसकी रक्षा करता है। जो घोड़े के पैरों के नीचे वो आने वाली होती है, उस समय उठाकर उसे किनारे पर खड़ा कर देता है और खुद अपने
कष्ट सहते हुए भी उस लड़की को बचाता है। यहीं से बीज रूप में हमें इस कहानी का जो मुख्य मूल जो उद्देश्य है, जो मूल संवेदना है, वो यहाँ पर बीज रूप में दिखाई देती है कि किस तरह लहना सिंह अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उस लड़की को, उस बालिका की जान को बचाता है और उसको उठाकर बगल में दुकान के सामने खड़ा कर देता है। दूसरा जब भाग आता है कहानी का, यहाँ हम देखते हैं युद्ध का दृश्य है। लहना सिंह अब एक 37 वर्ष का प्रौढ़ हो चुका है, उसका विवाह हो चुका है, उसका बच्चा है और वो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भारतीय सैनिक फौज में भर्ती थे, उसी तरह वो भी जमानदार के पद पर भर्ती है वहाँ पर। और फ्रांस में वो मोर्चा ले रहे हैं जर्मन सैनिकों से। वहाँ का दृश्य हमें दूसरे भाग में दिखाई देता है। वहाँ पे खंदकों में वो लोग छुप कर बैठे हैं, जो सैनिक हैं वो, और इससे बहुत ही निराश हैं। लहना सिंह जैसे वीर पुरुष और लड़ने के इच्छुक योद्धा, वो बहुत निराश हैं कि इस तरह छुप कर बैठे रहना, और थोड़ी थोड़ी देर पर बम के धमाके होते हैं जैसे कि जलजला आया हो, यानी भूकंप की तरह पूरी खंदक हिल जाती है। तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जो योद्धा है उसको चाहिए आमने सामने की लड़ाई, कोई मुझे मारे मैं उसे मारूं, वीरता दिखाने का मौका मिले। यहीं पर लहना सिंह कहता है, जो कि बहुत ही ये पद्यांश गद्यांश व्याख्या के लिए भी कई बार पूछा जाता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये लहना सिंह इसीलिए कहता है कि उसको ये पसंद नहीं है किसी तरह पड़े पड़े रहें, और जबकि उसके बाकी अन्य साथी कहते हैं कि अच्छा 4 दिन तो गुजर गए, 3 दिन और हैं, खंदक में किसी तरह बिता लें, उसके बाद फिर 7 दिन की रिलीफ, यानी दूसरे सैनिकों की यहाँ ड्यूटी लगेगी और इन लोगों को 7 दिन की रिलीफ, फिर झटका करेंगे, मज़े से खाएंगे। वहाँ जो एक मेम है फिरंगी, वो इन लोग को बहुत मानती हैं, बहुत आदर भाव करती हैं, दूध फल ये सब चीज़ें देती हैं, और वो कृतज्ञ है, वो बहुत कृतज्ञ है कि ये सैनिक मेरे देश के नहीं हैं, भारतीय सैनिक हैं, ब्रिटिश सैनिक भी नहीं हैं, फिर भी ये मेरे देश की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उनका आदर करती है, उनको पीने के लिए सिगरेट देती है। यहाँ पर लेखक ने बड़ी चतुराई से बता दिया है कि सिख तंबाकू नहीं पीते। पाठक ये बात जान जाएं पढ़ते हुए कि सिख धर्म में तंबाकू पीना या सिगरेट पीना मना है। वो कहता है वजीरा सिंह कि वो मानती ही नहीं है, समझती ही नहीं है कि सिख तंबाकू नहीं पीते, और बार बार मेरे होठों से सिगरेट लगाती है, मैं नहीं पीता हूँ। तो वो ये समझती है फिरंगी मैम कि ये नाराज़ हो गया है, अब मेरे देश के लिए नहीं लड़ेगा। तो किस तरह एक एक छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे दृश्यों में अपने काम की चीज़ें लेखक बताते गए हैं पाठकों को, और कहानी के ताने बाने में पता भी नहीं चलता कब हम तक आवश्यक जानकारियाँ पहुँच जा रही हैं। इस तरह लहना सिंह जो है वो चाहता है कि आमने सामने की लड़ाई हो, मुझे एक मौका मिले तो मैं जाऊं और बिना 7-8 जर्मनों को मारे नहीं लौटूं। सिपाही का यही काम है, लड़ना। अगर घोड़े को ना घुमाया जाए, एक जगह रखा जाए, तो उसकी वो चाल नहीं रहती है। इसी तरह सिपाही को भी अगर लड़ने को मौका ना मिले तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। इसके बाद वजीरा सिंह जो है वो थोड़ा मजाकिया किस्म का है, विदूषक। यहाँ लेखक ने कहा है कि पूरी वहाँ पलटन का वो विदूषक था, तो वो हंसी मजाक इसी में होने लगता है। और एक बड़ा चलताऊ गीत जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि घर गृहस्थी वाले और बाल बच्चों वाले इतनी उम्र के 30-35-37 वर्ष के ये सिख जो अच्छे खासे एकदम
गंभीर और परिपक्व पुरुष हैं वो लोग इस तरह के चलताऊ गीत गाएंगे। और लेकिन उस गीत एक गीत है हल्का बहुत ही चलताऊ किस्म का, वो गाने से उन लोगों के अंदर ताजगी आ जाती है और ऐसा लगता है कि फिर से जो सारी अंदर की कड़वाहट थी वो दूर हो जाती है, थकान भी उनकी मिट जाती है। यहाँ पर दूसरा भाग समाप्त होता है। इसमें एक बात और देखने वाली है कि जो वजीरा सिंह कहता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से यहीं पर ज़मीन मांग लूँगा और यहीं पर खेती करूँगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो उस समय जो भारतीय लोगों में से काफ़ी प्रतिशत ऐसे लोगों का था जो अंग्रेज़ सरकार के प्रति वफादार थे और अंग्रेज़ों के ब्रिटिश सरकार के दुश्मनों को वो अपना दुश्मन समझ रहे थे। और ब्रिटिश सरकार भी उसके बदले में जो कुछ खिताब या ज़मीन देती थी, आगे चल के हमें सूबेदारनी के द्वारा भी पता चलता है कि लॉयलपुर में उसको ज़मीन मिली है, बहादुरी का खिताब मिला है उसके परिवार को। तो इस वजह से वो लड़ाई में अपने पति और बेटे को समझना उचित समझती है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा जी ने लिखा भी है कि भारत की जनता के लिए जो ब्रिटेन का दुश्मन था उसे वो अपना दुश्मन मानती थी। उस समय कुछ स्थिति ऐसी नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार एक खलनायक का रूप अभी तक नहीं था उसका। जो कुछ शुरुआती सुधार थे वही जनता को ज़्यादा दिखाई देते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने ऐलान किया था कि यह युद्ध लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है। इसके चलते भारतीय नेताओं को आशा हुई थी कि शायद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के परिदृश्य में कुछ सुधार किए जाएं। महात्मा गांधी ने भी भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजने के लिए अभियान चलाया था, गांव-गांव शहर-शहर अभियान चले थे। लेकिन भारत को झटका तब लगा जब युद्ध के पश्चात भी ब्रिटेन ने कोई सुधार नहीं किए और इसके बजाय जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कांड हुए। और इन सब कुकृत्यों से जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश भर गया और उसके पश्चात ही स्वतंत्रता आंदोलन ने बहुत ही तेजी का रूप ले लिया। तो ये जो कह रहे हैं वजीरा सिंह की सरकार से मैं यहाँ ज़मीन मांग लूँगा, ये यहाँ पर वो अंग्रेज़ सरकार को एक दुश्मन की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने एक पालनहार माई बाप सरकार के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहीं पर ज़मीन लेकर और हम यहीं पर अपनी खेती करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि लहना सिंह विशेष रूप से बोधा सिंह की देखभाल कर रहा है। हम अभी पाठक जानते नहीं हैं कि बोधा सिंह कौन है, लहना सिंह का उससे क्या संबंध है, हजारा सिंह का बोधा सिंह से क्या संबंध है। लेकिन हम देखते हैं कि लहना सिंह अपने भी दोनों कंबल उसको दे देता है, बोधा सिंह को अपनी कोट जर्सी उतार कर दे देता है, उसको एकदम बहुत देखभाल करता है, उसको कोई कष्ट नहीं होने देता है। यहीं पर वजीरा सिंह उसको कहते हैं कि कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। ये भी एक व्याख्याय पंक्ति है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। यह तात्पर्य यह है वजीरा सिंह का कि लड़ाई में लड़ते हुए अगर शहीद हों तो उसके बदले में कुछ सरकार हमारे परिवार को या जो भी कुछ सम्मान दे या उनको जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था करे, तो वो तभी करेगी जब शहीद के रूप में हम हो, लड़ाई के मोर्चे पर मारे जाए, ना कि निमोनिया से। अगर निमोनिया से या बीमार पड़ के मरे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। लेकिन यहाँ विडंबना ये है और ये कितना घातक व्यंग्य है कि लहना सिंह आखिरकार कहानी के अंत में शहीद हो जाता है, अपने खंदक और अपने पलटन की रक्षा करते हुए बड़ी सूझबूझ से। फिर भी उसके कोई उसको सम्मान नहीं मिलता। उसकी शहादत को यहाँ से शुरू होता है, केवल इस तरह अखबार में खबर आती है कि लहना सिंह की सूझबूझ का पता
मरा पाठकों को हुआ चलता है। एक लहना जर्मन सिंह। जो है वो नकली लप्टन साहब यानी लेफ्टिनेंट नकली बनकर आता है और सूबेदार उसको नहीं पहचान पाते हैं कि ये नकली है। उसके आदेश को मानकर सूबेदार हजारा सिंह अन्य सभी सैनिकों को लेकर चले जाते हैं। जैसे उसने बताया था कि वहाँ 1 मील के बाद एक जर्मन खाई है, उसको अपने कब्जे में करना है। जबकि बात ये थी असल में कि जो लप्टन साहब थे उनको कैद कर लिए गए थे और उनकी वर्दी और पहनकर उनका भेष बनाकर ये कोई जर्मन था जो आया था इस खाई को भी अपने कब्जे में लेने के लिए, इस खंदक को भी। सूबेदार हजारा सिंह अन्य सभी को लेकर चले जाते हैं। केवल 10 सैनिक यहाँ पर बच जाते हैं। उनमें से एक लहना सिंह भी है जिसको हजारा सिंह ने ज़बरदस्ती रोका था बोधा सिंह की तरफ इशारा करके, यानी कि ये बीमार है, तुम यहाँ रहोगे तो इसका ख्याल रखोगे। लहना सिंह रुक गया। लहना सिंह जब लप्टन साहब जो हैं उसको बीड़ी पीने के लिए देते हैं, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं और जो उनके सैनिक के जो लप्टन साहब होंगे वो अपने सैनिकों के बारे में इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि ये सिख हैं तो ये बीड़ी तंबाकू नहीं पिएंगे, लेकिन ये क्यों दे रहे हैं मुझे बीड़ी पीने के लिए। और जैसे ही आग के प्रकाश में वो देखते हैं लहना सिंह उस जर्मन सैनिक के चेहरे को, वैसे ही आँख मारते मारते सब समझ गया, यानी वो पहचान जाता है ये नकली कोई लप्टन साहब के भेष में आया है। यहाँ पर उसकी सूझबूझ देखने योग्य है। केवल 10 सैनिक हैं उसके साथ, लेकिन ज़रा भी नहीं घबराता है और बातों बातों में किस तरह से वो अपने शक को यकीन में बदलता है कि अवश्य ही ये कोई और है। जो 5 साल से उनकी रेजिमेंट में थे उनसे बीती बातें कह करके, और वो भी गलत सलत, कि आपका खानसामा अब्दुल्ला एक मूर्ति पर जल चढ़ाने के लिए रुक गया था। अब वो जर्मन सैनिक क्या जानेगा कि अब्दुल्ला है वो मुस्लिम होगा और वो जल नहीं चढ़ाएगा मूर्ति पर। जो लहना सिंह बोलता है वो जर्मन जो है नकली लप्टन साहब वहाँ हाँ करते जाता है। इस तरह लहना सिंह का जो शक है वो पूरा यकीन में बदल जाता है कि ये अवश्य ही कोई और है। जाता है, अन्य सैनिकों को बताता है, लेकिन बोधा सिंह को नहीं बताता है, उसको चिंता में नहीं डालना चाहता है और जल्दी से दौड़ा देता है वजीरा सिंह को कि पीछे के रास्ते से जाओ और सूबेदार को रोको जल्दी, ये सब झूठ है और हम लोग को फंसाया गया है। यहाँ वजीरा सिंह कहते हैं कि यहाँ तो तुम 8 ही हो केवल। तो लहना सिंह जवाब देता है, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। यहाँ लहना सिंह के की वीरता और शौर्य, जो उसके अंदर का जो सैनिक है वो खुलकर एकदम बाहर आता है कि यहाँ तो हम लोग 8 ही संभाल लेंगे। 8 नहीं 10 लाख कहो, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और उन लोगों को रोको। लहना सिंह की सूझबूझ से वो जो बम लगा रहे थे नकली लप्टन साहब, उनको नष्ट कर देता है लहना सिंह और उनको मार देता है। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक गोली लहना सिंह की जांघ में लग जाती है बुरी तरह से। उसी समय हजारा सिंह जो है वो पीछे से अपनी सेना लेकर आ जाते हैं और इस मुठभेड़ में अधिकतर जर्मन जो हैं वो या तो मृत हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं। सिखों से भी कुछ लोग घायल हुए रहते हैं। चौथे भाग में अब बारी आती है इन घायलों के इलाज के लिए ले जाने की, और यहाँ लहना सिंह के ऊपर अब निर्णय है कि वो क्या करे, अपनी जान बचाए या बोधा सिंह और हजारा सिंह की जान बचाए। यहीं पर वो निर्णय लेता है और ज़बरदस्ती हजारा सिंह को भेजता है कि नहीं आप जाइए, आपका जाना ज़रूरी है, मैं तो ठीक हूँ। एक गोली जो उसको पसली में लगी थी, वो ज़्यादा बड़ा घाव वो किसी को पता नहीं चलने देता है और अपने साफे को कस के कमरबंद की तरह बांध लेता है और सब समझते हैं कि केवल जांघ में जो है वो लगा है। उन लोगों के जाने के पश्चात जाते जाते लहना सिंह कहता है, आप घर चिट्ठी लिखेंगे तो सूबेदारनी को ज़रूर लिख दीजिएगा कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। यहाँ तक भी पाठकों को नहीं पता है
कि क्या कहा था। ये तो पता कि चला कि सूबेदारनी ने कहा था, लेकिन क्या कहा था ये नहीं पता अभी भी। हजारा सिंह कहते हैं कहना क्या है, तुम खुद ही चलना और कह देना। लेकिन लहना सिंह को पता है कि अब मुलाकात होगी नहीं, अब मैं जीवित बचूंगा नहीं। इसीलिए वो जोर देकर कहता है कि ज़रूर आप लिख भी देना और कह भी देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। ये राज खुलता है 5वें भाग में, जहाँ कहानी का चरम है। वहाँ केवल वजीरा सिंह है और लहना सिंह है। सभी जो घायल थे अधिकतर जा चुके हैं गाड़ी में बैठकर। लहना सिंह कहता है मेरा कब्रबंद खोल दो, खून से तर हो रहा है। और उस अर्ध मूर्छा की हालत में, मूर्छित अवस्था में उसके सामने अपने जीवन के दृश्य घूमने लगते हैं। अमृतसर का दृश्य बचपन का आता है उसकी आंखों के सामने। उसके पश्चात दूसरा दृश्य आता है जब वो सूबेदारनी से मिला। किसी काम से सूबेदार के यहाँ गया रास्ते में, और वहाँ सूबेदारनी ने बुलाया और उसको याद दिलाया कि अमृतसर में हम लोग मिले थे, याद है तुम्हें। वो दृश्य लहना सिंह को याद आता है। वहाँ सूबेदारनी कहती है जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई घोड़े के नीचे आने से, उसी तरह इन दोनों की जान बचाना। सूबेदारनी अपने पुत्र और पति को बहुत चाहती है और वो ये कामना करती है कि सरकार ने एक हम लोगों की भी तिमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, यानी हम महिलाओं की भी एक पलटन बना देते तो मैं भी वहीं चली जाती युद्ध में, कोई चिंता नहीं रहती। परंतु ये विवशता है कि मैं नहीं जा सकती हूँ युद्ध में, और अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम इन दोनों की रक्षा करना, ये मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। किस अधिकार से केवल 2-4 मुलाकातों का जो वो बाल मन का जो निश्चल प्रेम था, उस अधिकार से वो सूबेदारनी ये वादा मांगती है। लहना सिंह यहाँ कुछ नहीं कहता है और रोते हुए बाहर चला जाता है। सूबेदारनी अंदर चली जाती है। वहीं अब उस वादे को कार्य रूप देने का समय आ गया है। लहना सिंह अपने परवाह ना करते हुए सूबेदार और बोधा सिंह दोनों को गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाता है और उनको भेज देता है। लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ और एक उदात्त प्रेम का रूप लेकर हमारे सामने आता है। ऐसा नहीं है कि उसे अपने परिवार की याद नहीं आती है, उसे अपने बेटे की याद जरूर आती है, अपने भाई की याद आती है। मूर्छित अवस्था में ही वह वजीरा सिंह को कहता है क्यों भाई कीरत सिंह, अब की हाड़ में यानी आषाढ़ में ये आम फलेगा तो तुम दोनों चाचा भतीजा खाना। उसे अपने बेटे की याद आती है। कहता है अपने भाई से मूर्छित अवस्था में कि जिस साल तेरे भतीजे का जन्म हुआ उसी साल मैंने इस पेड़ को लगाया था। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम का पेड़ है। इस तरह से लहना सिंह वीर गति को प्राप्त होता है। वो अपने वादे को निभाता है, अपने सेना के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको भी निभाता है। ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी भक्ति, अपनी सेना के प्रति अपना कर्तव्य, सभी चीज़ों को वो निभाता है। वो पूरी तरह से एक नायक, जो आदर्श नायक होता है, वो सिद्ध होता है। उसके चरित्र में कोई दोष नहीं है, कोई कमियां नहीं हैं। ये इस कहानी का पूरा कथानक था जो विस्तृत रूप से हमने आज चर्चा की। अगले वीडियो में कहानी के तत्वों के आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। चरित्र, पात्र और भी जो उद्देश्य, कहानी के जो भी तत्व हैं, भाषा शैली, इन सब के आधार पर अगले वीडियो में हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।